हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोग्नोसी बी फार्मा 4th सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 2 को कंप्लीट कवर करेंगे। यानी देखिए, इसके अंदर आप लोग के ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं और इन सभी टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कवर करने वाले हैं। सभी का टाइम आप लोग को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बाकी हम लोग यहाँ पे ये भी बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर सिंपली आप लोग समझो तो देखिए, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये लास्ट वाला टॉपिक हमारा उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो बाकी अगर हम लोग यहाँ पे नोट्स की बात करें तो देखिए, थोड़ा सा वेबसाइट पे इशू चल रहा है, तो नोट्स जैसे ही वेबसाइट सही होती है हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो लगभग 24 आवर्स आप मुझे दे दीजिए, तब तक नोट्स यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और अगर हम देखते हैं अगर नहीं सही होता है तो हम टेलीग्राम पर भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए टेलीग्राम भी आप लोग प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लिया करिए, क्योंकि वहाँ पे हम अपडेट्स देते रहते हैं। अगर वीडियोस नहीं भी आती है तो वहाँ पे हम चीज़ें बता देते हैं जो भी चल रहा होता है। तो टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, और वहाँ पे और भी हमारे जो भी सोशल मीडिया पेजेस हैं तो उन सभी पे भी आप ज़रूर कनेक्ट करिए। ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ अपडेट्स यहाँ पे आती रहती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग यहाँ पे अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 2 के बारे में, तो देखिए यूनिट 2 में बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपने मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी देखिए, जो भी ड्रग्स हमारी यहाँ पे प्लांट सोर्सेज से हमें देखने को मिलती हैं, तो जो भी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें ड्रग्स देखने को मिलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट्स। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं तो इनकी किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनकी खेती करते हैं, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनसे ड्रग्स को कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स वगैरह होते हैं, कौन कौन से इनके अंदर हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, और भी इनकी हमारी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे पॉलीप्लॉइडी म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन। इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं क्रूड ड्रग्स के बारे में। तो क्रूड ड्रग्स देखिए क्या होती हैं। Crude drugs are natural substances that have undergone minimal or no processing and are used for medicinal, pharmaceutical और therapeutic purposes। देखिए, crude drugs आप लोग ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए तुलसी का पौधा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे उसको यूज़ कर लेते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे ये नहीं करते कि तुलसी का हम लोगों ने जो पत्ती ली, ठीक है, उसको हम लोगों ने बहुत ही प्रोसेसिंग वगैरह की, तब हम लोग डायरेक्टली उसको लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी हमें जब भी बुखार वगैरह होता है, ठीक है, खांसी वगैरह आ रही होती है, तो हम लोग यहाँ पे उसकी चाय वगैरह बना के पी लेते हैं। या फिर मान लीजिए लौंग ले लीजिए आप लोग, ठीक है, या फिर एलोवेरा ले लीजिए। इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को हम लोग डायरेक्टली जैसे लेते हैं वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन्हीं को हम लोग यहाँ पे क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। यानी कि जब भी हम लोग यहाँ पे जो भी हमारी नेचुरल ड्रग्स होती हैं उनको हम लोग उनके रॉ फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा हम लोगों ने लिया वैसा ही अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो उन्हीं को जनरली हम लोग यहाँ पे क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। बाकी देखिए, हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग भी उनकी कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ पत्तियाँ लें, उनको ड्राई करके यूज़ कर लें, है ना। बट बहुत ही मिनिमल प्रोसेसिंग करके हम लोग जब डायरेक्टली उनको यूज़ करते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्रूड ड्रग्स। ठीक है, बाकी देखिए, द क्रूड ड्रग्स विच रीच द मार्केट एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज विल हैव पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन ऑर्डर टू मेक अ ड्रग यूजफुल टू द मैनकाइंड बाय ऑल मीन्स। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे देखिए, मान लीजिए हम लोग बात करें क्रूड ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप लोगों ने हल्दी का नाम सुना होगा। ठीक है, जैसे हल्दी हमारी टर्मरिक होती है। तो देखिए, टर्मरिक भाई कितना हमारी टर्मरिक जो है कह सकते हो एंटी बैक्टीरियल होती है। ठीक है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्या ये जो टर्मरिक है, क्या ये पूरा टर्मरिक ही हमारा यूजफुल होता है। जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं भाई, जनरली हम लोग यहाँ पे पूरी डायरेक्टली हल्दी को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हल्दी के अंदर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो एक हमारा कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुरकुमिन। ठीक है, तो ये जो कुरकुमिन होता है ना, यही बेसिकली यहाँ पे अपना एक्शन शो कर रहा होता है। यानी हल्दी के अंदर जो भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो शो कौन कर रहा होता है, वो शो हमारा यही कुरकुमिन कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, ये मिलता है कहाँ से, मिलता है टर्मरिक से ही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे कुरकुमिन की बात कर रहे होंगे तो हम लोग यहाँ पे इसकी बात जनरली करेंगे अपने फार्माकोलॉजी में। ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत फार्माकोग्नोसी में भी देखेंगे। लेकिन जनरली अगर हम लोग डायरेक्टली टर्मरिक की बात करेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे फार्माकोग्नोसी में। अब देखिए, ये जो कुरकुमिन है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमें कुरकुमिन भी एक्सट्रैक्ट करना, निकालना है इस टर्मरिक से, ठीक है, तो चाहिए तो हमें टर्मरिक ही होगा। तो देखिए, यहाँ पे ये जो टर्मरिक है, ठीक है, जब भी ये हमारा कह सकते हो इंडस्ट्री वगैरह में जाता है ताकि यहाँ पे जो भी हमारी ड्रग्स हैं वो बन सके, तो वो बहुत सारी स्टेजेस में जाता है। जैसे सबसे पहले होता है यहाँ पे कल्टीवेशन। भाई देखिए, कल्टीवेशन का मतलब है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर हमें टर्मरिक चाहिए तो सबसे पहले हम लोग टर्मरिक की खेती करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग टर्मरिक को ग्रो करेंगे। भाई अगर हमें इसको ये चाहिए तो हमें इसे उगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब ही होता है खेती करना, ठीक है, उगाना। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कलेक्शन। अब देखिए भाई, खेती करने के बाद क्या हुआ, जब भी हमारा ये टर्मरिक ग्रो कर गया, ठीक है, आ गया, तो हम लोग यहाँ पे उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे उसको निकालेंगे। और देखिए, निकालने के बाद क्या करते हैं, देखिए अगर जरूरी है तो करते हैं, नहीं जरूरी तो नहीं करते हैं। बट जनरली हम लोग यहाँ पे निकालने के बाद क्या करते हैं, अपनी जो भी हमारी
हमारी जो भी हमारा सब्सटेंस होता है, क्रूड ड्रग होता है, उसको हम लोग ड्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्राई करने के बाद क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जनरली उसको ड्रेसिंग करते हैं। जैसे देखिए, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा पॉलिश्ड दाल, ठीक है। जैसे हमारे घरों में जो दाल होती है, अरहर की दाल होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो पॉलिश्ड होती है, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग पॉलिश दाल का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है। तो वो पॉलिशिंग क्या होती है भाई, वो पॉलिशिंग हम लोग अरहर की दाल पे क्यों की जाती है, ताकि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सके। तो देखिए, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ी बहुत पॉलिश वगैरह कर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, पॉलिश करने के बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पे उसको पैक कर देंगे, और पैक करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा इंडस्ट्री वगैरह होगा, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टोर करके रख देंगे। तो देखिए, यही सारे हमारे बहुत ही जरूरी स्टेप्स होते हैं किसी भी क्रूड ड्रग्स की कह सकते हो यूज करने से पहले, ठीक है, मार्केट में पहुंचने से पहले, या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ये सारे हमारे कुछ जरूरी स्टेप होते हैं जो कि हमारे क्रूड ड्रग्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी अगर हम लोग सिलेबस में भी देखें तो हमारा यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। बाकी अगर देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें ना, तो सिलेबस में आप लोगों को कल्टीवेशन ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि एग्जाम में लॉन्ग में देखने को मिलता है। तो कल्टीवेशन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, बाकी हमारे जो भी स्टेप हैं, कलेक्शन, ड्राइंग, ड्रेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, इन सबको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, बट उतना डिटेल में यहाँ पे इनको नहीं देखेंगे। कल्टीवेशन को हम लोग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कल्टीवेशन के बारे में। तो देखिए भाई, कल्टीवेशन का जैसा कि हम लोगों ने देखा, सिंपल सा मतलब है खेती करना किसी चीज़ की। तो देखिए, द कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स रिफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल दैट कंटेन बायोएक्टिव कंपाउंड्स विद थेरापेटिक वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, वही चीज़ बताई जा रही है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, अपने जो भी मेडिसिनल प्लांट्स है, जैसे मान लीजिए अगर हमें टर्मरिक है, ठीक है, तो टर्मरिक की सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उनको ग्रो कराते हैं, ठीक है। और हार्वेस्ट मतलब काटना, ठीक है। तो ग्रो कराने के बाद हम लोग यहाँ पे उसको निकाल लेते हैं जब भी हमारा ग्रो हो जाता है। और देखिए भाई, ये हम लोग ग्रो क्यों कराते हैं, क्योंकि इसी के अंदर हमारा बायो एक्टिव कंपाउंड देखने को मिलता है। यानी देखिए, ये जो कुरकुमिन है, ये होता तो इसी टर्मरिक के अंदर है। तो अगर मान लीजिए हमें ये कुरकुमिन चाहिए, तो हमें मिलेगा तो इसी टर्मरिक से। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले टर्मरिक को ग्रो कराना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखिए, दीज बायो एक्टिव कंपाउंड्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। और देखिए भाई, ये जो हमारा कुरकुमिन है, यही हमारा होता है बायो एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो इसी का यूज हम लोग क्या करते हैं भाई, जो हमारी टैबलेट्स वगैरह बनती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर उसमें हमारा इसका यूज है, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा यहीं से, ठीक है। तो इसी का यूज हम लोग फर्दर जो है अपना मेडिसिन वगैरह बनाने में करते हैं। बाकी देखिए, इट इन्वॉल्व selecting suitable species of plants known for their medicinal properties and providing the right environmental condition to ensure optimal growth। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको पता है भाई, सभी प्लांट्स यहाँ पे थेरापेटिक वैल्यू नहीं देते हैं ना भाई। हर प्लांट थोड़ी हमारा जो है काम का होता है। कुछ ही प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हमारी कुछ थेरापेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहचानते हैं कि कौन सा प्लांट हमारा जरूरी है, किसके अंदर हमारा कह सकते हो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, कौन सा प्लांट हमारा कह सकते हो डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो उनको हम लोग पहचान के उनको यहाँ पे राइट इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो हमारा जो है अच्छे से ग्रो कर सकें। और बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन की, ठीक है, कि हमारा भाई क्या एडवांटेज होता है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो भाई देखिए, जब भी हम लोग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा टर्मरिक है, या फिर मान लीजिए तुलसी, या फिर कोई भी हमारा ऐसा मेडिसिनल प्लांट है, तो जब भी हम लोग यहाँ पे उसको अपनी निगरानी में ग्रो कराते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग यहाँ पे उसकी खेती करते हैं, तो हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि वो हमारा अच्छे से हो, उसको हमारा अच्छे से पानी मिल सके, अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो देखिए, इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा मेडिसिनल प्लांट है, जब हम लोग यहाँ पे उसको खुद से ग्रो कराते हैं, खुद से उसकी खेती करते हैं, तो उसकी क्वालिटी और प्योरिटी यहाँ पे मेंटेन हो जाती है। उसके बाद देखिए, कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स फ्रॉम कल्टिवेटेड प्लांट्स गिव्स अ बेटर यील्ड एंड थेरापेटिक क्वालिटी। देखिए, यील्ड का मतलब होता है फसल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जब भी हम लोग यहाँ पे खेती करते हैं, तो भाई हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से हमें जो हमारी जो फसल होती है, फिर कह सकते हो हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है, जो भी हमारा प्लांट होता है, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और उसकी थेरापेटिक क्वालिटी भी, थेरापेटिक मतलब कि जो भी हमारा डिजीज ट्रीट करने वाली क्वालिटी है, वो भी हमारी बहुत अच्छी होती है। बाकी देखिए, इट इंश्योर्स रेगुलर सप्लाई ऑफ क्रूड ड्रग्स। और बाकी देखिए, जब भी हम लोग यहाँ पे खेती करते हैं, कल्टिवेशन करते रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भाई कल्टिवेशन करने से क्या होता है कि सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है, हमारा क्रूड ड्रग यहाँ पे कह सकते हो जो भी मेडिसिनल प्लांट है वो ग्रो होता रहता है। तो जो इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे सप्लाई भी इनकी रेगुलर बनी रहती है। बाकी देखिए, इट प्रोवाइड्स डिजीज फ्री प्लांट। भाई जब भी हम लोग यहाँ पे कल्टीवेशन कराएंगे, तो हम लोग यहाँ पे उसको सभी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसमें कोई अगर कोई हमारा पेस्ट वगैरह होगा, तो उसको भी हम लोग रिमूव करने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करेंगे, कीटनाशक का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो प्लांट फाइनली डेवलप होगा वो डिजीज फ्री रहेगा। और बाकी देखिए, इट इंक्रीजेज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि हमारा जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे हमारा ड्रग्स की सप्लाई होती रहेगी, तो हमारा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन भी मेंटेन रहेगा। तो ये सारे हमारे कुछ एडवांटेजेस होते हैं कल्टीवेशन के। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन, या फिर कह सकते हो मेथड्स ऑफ प्लांट कल्टीवेशन। देखिए, प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि बढ़ना, कह सकते हो प्रसार होना, किसी चीज़ का फैलना। और कल्टीवेशन का मतलब भी देखिए यहाँ पे वही चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं भाई, कल्टीवेशन में हम लोग प्लांट को ग्रो कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
तो यहाँ पे वही चीज़ हो जाता है, ठीक है, कि प्लांट प्रोपोगेशन और प्लांट कल्टिवेशन दोनों सेम चीज़ है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके हमारे बेसिकली दो मेथड होते हैं, पहला होता है सेक्सुअल मेथड, दूसरा होता है एसेक्सुअल मेथड। देखिए सेक्सुअल मेथड का सिंपल सा मतलब है सीड प्रोपोगेशन, यानी कि इसमें हम लोग यहाँ पे सीड की हेल्प से प्लांट को ग्रो कराएंगे। और एसेक्सुअल का मेथड होता है हमारे यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखिए इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तब आप लोग समझ जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल मेथड के बारे में। तो देखिए सेक्सुअल मेथड को हम लोग यहाँ पे सीड प्रोपोगेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग यहाँ पे जनरली जो है हमारे सीड्स का यूज करते हैं, ठीक है, बीज हमारा जो भी होता है। बाकी देखिए इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्लांट्स आर रेज्ड फ्रॉम सीड्स एंड सच प्लांट्स आर नोन एज सीडलिंग्स। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे सीड से ग्रो कराते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे किसी प्लांट, जैसे आम का बीज होता है, ठीक है, तो आम का बीज आपको पता है कि अगर डाल दो तो वो हमारा पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे जो भी प्लांट होते हैं जो कि बीज से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, सीड से ग्रो करा जाते हैं, उन्हीं को वो हमारे जो है सेक्सुअल मेथड के द्वारा ग्रो होते हैं, और उनको हम लोग यहाँ पे सीडलिंग्स बोलते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स को। बाकी देखिए फॉर प्रोपोगेशन द सीड मस्ट बी, और देखिए भाई जो अगर हमें यहाँ पे प्लांट को सीड से ग्रो कराना है तो सीड हमारी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और बाकी देखिए हमारे इसके अंदर भी 3 सब टाइप होते हैं, जैसे एक हमारा ब्रॉडकास्टिंग हो गया, एक हमारा डिबलिंग हो गया, एक हमारा मिसलेनियस मेथड हो गया। तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए आप लोग को इमेज दिख रही होगी ब्रॉडकास्टिंग की। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जनरली जैसे जो लोग थोड़ा सा गांव एरिया से बिलोंग करते होंगे वो समझ रहे होंगे कि भाई खेती में क्या होता है कि जब भी यहाँ पे बीज बोया जाता है, ठीक है, तो उसको ऐसे मुट्ठी में लेके, ठीक है, और ऐसे मतलब फैला देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि फैला देना। यानी कि देखिए इन दिस मेथड द सीड्स आर स्कैटर्ड मतलब कि इधर उधर फेंक देना, फैला देना, ठीक है, फ्रीली इन वेल प्रिपेयर्ड सॉइल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कह सकते हो जो भी हमारी मिट्टी होती है, ठीक है, तो उसको मतलब ट्राली वगैरह होती है, ठीक है, उससे हम लोग यहाँ पे मतलब उसको अच्छे से मतलब ग्रो करने लायक बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीड्स को जो है स्कैटर कर देते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे हमारा लिनसीड हो गया, सीसेम हो गया, और इसब गोल हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, जिनको हम लोग यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू यहाँ पे ग्रो कराते हैं। बाकी देखिए नेक्स्ट मेथड हमारा डिबलिंग हो गया। अब डिबलिंग भी आप लोगों को देखिए इमेज में दिख रहा होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग छोटे छोटे से होल्स बनाते हैं, ठीक है, और उन होल्स में क्या होता है, उन होल्स में हम लोग यहाँ पे सीड्स को जो है प्लेस करते हैं, ठीक है। और बाकी देखिए ये जो होल्स होते हैं ना, ये हमारा जो है एक स्पेसिफिक डेप्थ, यानी कि इनकी जो गहराई होती है होल्स की, वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक रखते हैं, ठीक है। हर होल की सेम होती है, और इनके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, एक होल से दूसरे होल के बीच में जो गैप है उसको भी हम लोग यहाँ पे जनरली जो है फिक्स रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो प्लांट है वो प्रॉपर ग्रो कर सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक होल यहाँ किया हम लोगों ने, तो दूसरा हम लोग यहाँ करेंगे, तीसरा हम लोग यहाँ करेंगे। देखिए इनको एकदम पास नहीं करते हैं, ताकि जो प्लांट है, देखिए जब वो ग्रो हो तो उनको स्पेस मिल सके, इनफ स्पेस मिल सके। और देखिए मिसलेनियस मेथड की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जनरली हम लोग यहाँ पे नर्सरी वगैरह में थोड़ा सा स्पेशल एटमॉस्फेयर देके प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हमारा सिंकोना हो गया, कार्डमम हो गया, क्लोव हो गया, इन सबको हम लोग यहाँ पे जो है कुछ इस मेथड से ग्रो कराते हैं। और बाकी देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमारा जाता है एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड को देखिए हम लोग यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। और देखिए इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे एक हमारा प्लांट होता है, ठीक है, एक जो हमारा प्लांट होता है, तो इसी प्लांट का हम लोग क्या होता है, इसी प्लांट का कुछ पार्ट हम लोग लेके, ठीक है, मतलब मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, तो इस प्लांट का मान लीजिए स्टेम है, तना है, तो इस तने को काट के हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने लगा दिया जमीन में, और ये तना पूरा प्लांट बन के ग्रो कर गया। या फिर मान लीजिए इस प्लांट की हमारी कुछ पत्ती ले ली, पत्ती से हमारा प्लांट ग्रो कर गया। जैसे गुलाब का फूल अगर आप लोग को पता हो, तो गुलाब का तना अगर आप लोग काट के लगा दो, ठीक है, तो वो पूरा प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यही हमारा हो जाता है वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल मेथड। तो इसमें देखिए इट कैन बी डिफाइंड एज रीजनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी। यानी कि देखिए हमारा जो भी प्लांट बॉडी है, ठीक है, तो प्लांट बॉडी के किसी वेजिटेटिव पार्ट को अगर हम लोग यहाँ पे जैसे तना हो गया, पत्ती वगैरह हो गई, उनको निकाल के अगर हम लोग यहाँ पे मिट्टी में ग्रो कराते हैं, ठीक है, और हमारा पूरा नया प्लांट यानी रीजनरेट हो जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बाकी देखिए The method of vegetative propagation involves separation of a part of a plant body। यानी इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्लांट का एक पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा स्टेम है, तना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले काट के अलग कर लेंगे, ठीक है, विच डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। और उसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा सॉइल है उसमें रख देंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा बिल्कुल नया प्लांट बन जाएगा। अब इसके भी डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे हमारा कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, और हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन। तो इनको भी हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला मेथड हमारा हो गया कटिंग। अब देखिए कटिंग हमारा सबसे सिंपल होता है। इसमें हम लोग करते क्या है कि देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए कोई हमारा प्लांट है, उसका हम लोगों ने तना काट लिया, थोड़ा सा रूट ले लिया, फिर कोई लीफ ले ली, और उसको हम लोगों ने क्या किया, सूटेबल कंडीशन में यहाँ पे जो है डेवलप होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो पूरा एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है।
अब इसमें देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए ये हमारा एक हमारा प्लांट है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका इतना पार्ट काट के, ठीक है, और उसको डायरेक्टली यहाँ पे अगर हम लोगों ने मिट्टी में ऐसे रख दिया, ठीक है, इसको सूटेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया, तो ये पूरा भी एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाता है। बाकी देखिए जनरली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग स्टेम कटिंग ही करते हैं, मतलब हम लोग एक पूरा तना उसका काट के और यहाँ पे अलग से जो है उसको ग्रो करा लेते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे शुगर केन हो गया, रोज हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे इसी मेथड से ग्रो होते हैं। बाकी देखिए नेक्स्ट मेथड हमारा आ जाता है लेयरिंग। अब देखिए लेयरिंग को आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, वैसे ये भी बहुत सिंपल ही है। देखिए इसमें हम लोग करते क्या है कि जो हमारे थोड़ा सा मतलब जिनकी स्टेम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, जिनके तने काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि उसमें मतलब एक जो उसका स्टेम होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा प्लांट है, तो उसके स्टेम को हम लोग करते क्या है, उसको स्टेम को हम लोग यहाँ पे ऐसे ज़मीन में नीचे कर देते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे ऊपर लाके और एक मतलब हम लोग यहाँ पे सपोर्ट देते हैं, ठीक है, एक सपोर्ट से उसको यहाँ पे बांध देते हैं। अब होता क्या है, जब हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, तो धीरे धीरे ये भी हमारा एक नए प्लांट में ग्रो करने लगता है। तो देखिए जब ये नए प्लांट में ग्रो करने लगे तो हम लोग क्या करते हैं, बाद में हम लोग यहाँ पे इसकी रूट को भी अलग कर देते हैं। यानी इसमें देखिए होता क्या, लेयरिंग इज अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन विच अ स्टेम और ब्रांच ऑफ अ पेरेंट प्लांट। यानी इसमें देखिए होता क्या है कि जो भी हमारा पेरेंट प्लांट है उसका हमारा जो स्टेम होता है या फिर हमारी उसकी कोई ब्रांच होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे रूट्स यानी कि जमीन के अंदर नीचे दबा के, ठीक है, और उसके बाद उसको कुछ इस तरीके से अटैच कर देते हैं, ठीक है, कि हमारा क्या होता है एक सपोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हमारी जो है नई रूट फॉर्म हो जाती है, ठीक है। वंस रूट फॉर्म द न्यू प्लांट कैन बी सेपरेटेड एंड ग्रो इंडिपेंडेंटली। यानी कि देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले जो हमारा मेन प्लांट है, ठीक है, उसी से हमारी जो ये मतलब ब्रांच होती है वो अटैच रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये नए प्लांट में ग्रो करने लगती है हम लोग यहाँ पे इसको जो है अलग कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे दो प्लांट यहाँ पे इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये भी हमारा एक मेथड हो जाता है लेयरिंग। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें ग्राफ्टिंग की। तो देखिए ग्राफ्टिंग थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, इसमें होता क्या है, देखिए ये हमारा इसमें हम लोग करते क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक ही प्लांट, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक रोज है, ठीक है, तो रोज आप लोग को पता है भाई हमारे बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। गुलाब हमारा सफ़ेद गुलाब भी होता है, लाल गुलाब भी होता है, लाल सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है, और हमारा पिंक होता है, ठीक है, हमारा ब्लू कलर का भी रोज होता है। तो देखिए इसमें हम लोग करते क्या है कि इसमें जैसे मान लीजिए एक हमारा ब्लू कलर वाला रोज है, ब्लू रोज है, ठीक है, और एक हमारा रेड रोज है। तो हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने जो हमारा ब्लू रोज है, ठीक है, ब्लू कलर वाला रोज है, उसका ऊपर वाला पार्ट लिया और जो हमारा रेड रोज है उसका नीचे वाला पार्ट लिया, और इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन करके और हमारा कह सकते हो बांध के रख दिया, ठीक है। और बांधने के बाद क्या होता है, ये दोनों यहाँ पे आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और एक नया प्लांट ही डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके के मेथड को हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। यानी देखिए इसमें होता क्या है, In this, a new variety is produced by joining parts of two different plants। यानी इसमें देखिए the rooted shoot of one। यानी इसमें देखिए होता क्या है, एक हमारा रूटेड शूट होता है, यानी कि एक का हमारा रूट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, और दूसरे का हमारा यहाँ पे मतलब दूसरे का हमारा शूट शायन होता है, ठीक है, तो मतलब अपर पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शायन। यानी कि शायन देखिए एक दूसरे प्लांट का पार्ट होता है और स्टॉक एक दूसरे प्लांट का पार्ट होता है। और जब भी हम लोग स्टॉक और शायन को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक नई स्पीसीज डेवलप हो जाती है। यानी हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे देखिए जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि हो सकता है ब्लू और रेड रोज को अगर हम लोग यहाँ पे मिक्स करें तो हमें कोई नया कलर ही देखने को मिल जाए, हो सकता है ग्रीन रोज हो जाए। हालांकि रोज में ऐसा नहीं होता है, बट आप लोग समझिए कि हमें क्या होता है, हमें एक नई स्पीसीज मिल जाती है, ठीक है। तो ये न्यू स्पीसीज अगर हमें जो है नई स्पीसीज चाहिए होती हैं, ठीक है, तो उस मेथड में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा कुछ रोज हो गया, सिट्रस और रबर प्लांट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट हमारा फाइनली आ जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। तो इसमें देखिए ये हमारा बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें जो भी हमारा प्लांट होता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो हमारा हम लोग कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं। अब कल्चर मीडिया देखिए आप लोग को पता होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। कल्चर मीडिया मतलब एक हमारा ऐसा हमारा मीडियम होता है जिसमें हम लोग सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग यहाँ पे अपने प्लांट को मतलब कह सकते हो कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं। In this small pieces of plant organs or tissues are grown in a container with suitable nutrient medium under sterilized। यानी कि इसमें हमारा सुटेबल मीडियम होता है और स्टरलाइजेशन की कंडीशन हम लोग मेंटेन रखते हैं ताकि हमारा कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ना हो, और इस तरीके से हमारा प्लांट यहाँ पे ग्रो कर जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी पत्ती है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस पत्ती को लिया और इस पत्ती को हमारा ये कल्चर मीडिया है, ठीक है, इसमें डाला तो इससे हमारा जो है पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा कुछ दिन बाद। तो ये हमारा हो जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। तो ये थे हमारे यहाँ पे मेथड ऑफ कल्टीवेशन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्टली इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों से कल्टीवेशन की बजाय डायरेक्टली पूछ ले फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, तो देखिए जो हमारा कल्टीवेशन है तो बहुत सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे इन्वायरमेंटल होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं। तो उन सभी से हमारा इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, कि मतलब देखिए इसकी जो हमारा कल्टीवेशन है तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हमारे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। जैसे देखिए सबसे पहला फैक्टर हमारा रहता है क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन। अब इसके अंदर भी देखिए जैसे मान लीजिए टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो देखिए मैनी मेडिसिनल प्लांट्स हैव स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंजेस दैट आर ऑप्टिमल फॉर ग्रोथ। एक्सट्रीम हीट और कोल्ड कैन हाइंडर प्लांट डेवलपमेंट। यानी देखिए भाई कुछ कुछ हमारे ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनको हमारा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लो टेम्परेचर में ग्रो होते हैं। तो देखिए सभी के लिए टेम्परेचर, अब जैसे मान लीजिए कोई हाई टेम्परेचर पे ग्रो हो रहा है और हमारा एटमॉस्फेयर में लो टेम्परेचर है तो वो अच्छे से ग्रो ही नहीं होगा, ठीक है। और बाकी देखिए अगर बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा ठंडा है तो भी हमारा प्लांट डेवलपमेंट हिंडर, मतलब कि हमारा कह सकते हो जो है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, अफेक्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे जो है मैटर करते हैं। बाकी रेनफॉल की बात करें तो बाकी देखिए द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल आर क्रूशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। सम मेडिसिनल प्लांट्स थ्राइव इन वेट कंडीशंस व्हाइल अदर प्रेफर डायरेक्ट क्लाइमेट्स। अब देखिए भाई कुछ हमारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारा सिर्फ जो है जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं वो रेनी सीजन में ही ग्रो करते हैं। और कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनको पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। देखिए पानी चाहिए तो सबको, लेकिन कुछ को बहुत ज़्यादा चाहिए। कुछ हमारे वेट कंडीशन में ग्रो होते हैं, कुछ हमारे ड्राई क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, ठीक है। थ्राइव मतलब कि हमारे यहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब यहाँ पे देखिए भाई जिसको जैसा एटमॉस्फेयर चाहिए हमें वैसा ही एटमॉस्फेयर रखना चाहिए। अगर कोई वेट कंडीशन वाला है तो वो ड्राई में ग्रो नहीं होगा, और ड्राई वाला है तो वेट में नहीं होगा। सनलाइट की बात करें तो देखिए भाई सनलाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर क्योंकि भाई देखिए जो भी हमारे प्लांट हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो भाई फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। तो अगर सनलाइट ही नहीं होगी, ठीक है, तो अगर मान लीजिए अच्छे सनलाइट नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, प्लांट ग्रोथ यहाँ पे अफेक्ट हो सकती है। तो ये हमारे क्लाइमेट और वेदर कंडीशन हो जाते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग सॉइल क्वालिटी की बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। भाई देखिए जिस मिट्टी में हम लोग अपना पौधा ग्रो करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सॉइल टाइप की बात करें, द टेक्सचर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट प्लांट हेल्थ। सर्टेन मेडिसिनल प्लांट्स प्रेफर सैंडी क्ले रिच सॉइल। अब देखिए भाई मिट्टी भी बहुत जरूरी होती है। भाई कुछ कुछ क्या होते हैं, कुछ कुछ हमारा बहुत ही गीली मिट्टी में ग्रो करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ के लिए हमारा जो है थोड़ा सा कह सकते हो सैंडी मतलब कि बालू वाली मिट्टी चाहिए होती है। तो देखिए सबका यहाँ पे अलग अलग टाइप होता है। तो जो जैसा जिस तरह की सॉइल में ग्रो करेगा हमें उसी तरह की सॉइल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बाकी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारी सॉइल है, ठीक है, तो उसमें जैसे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को चाहिए ही होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारी सॉइल में हैं तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो होगा, और अगर नहीं है तो भाई हमारा प्लांट के ग्रो होने में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी देखिए वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो भाई वाटर तो देखिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें देखिए भाई वाटर में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग यहाँ पे खेती वगैरह करते हैं तो पानी हम लोग खुद से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम लोग हमारा खेतों में जनरेटर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि चलते हैं, और मतलब वाटर पंप वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग बोलते हैं इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम मतलब कि जब भी हम लोग यहाँ पे पानी जो है बाहर से प्रोवाइड करवाते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। तो इसमें देखिए वाटरिंग सिस्टम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन अनकंटामिनेटेड वाटर आर वाइटल फॉर कंसिस्टेंट प्लांट ग्रोथ, ठीक है। तो जो भी हमारा वाटर है भाई वो हमारा जो है अवेलेबल होना चाहिए कंटिन्यू, और वो हमारा अनकंटामिनेटेड मतलब उसके अंदर ज़्यादा इम्प्योरिटी वगैरह ना हो, ठीक है। तो वो हमारा जो है प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। बाकी देखिए ड्रेनेज की बात करें तो भाई देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए प्लांट को पानी चाहिए होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे कभी कभी क्या होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा ही हो जाती है तो फसलें भी पूरी ख़राब हो जाती हैं। यानी देखिए पानी चाहिए लेकिन हद से ज़्यादा भी नहीं चाहिए। अगर बहुत ओवर वाटरिंग हो गई, ठीक है, और पुअर ड्रेनेज मतलब कि किस तरीके से पानी अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो निकल कैसे रहा है। तो अगर ड्रेनेज अच्छे से नहीं है, ठीक है, तो वो भी हमारा रूट को डैमेज कर सकता है और हमारा प्लांट हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पेस्ट्स एंड डिजीज के बारे में तो भाई देखिए जो भी हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है प्लांट्स में हमारे कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो देखिए जो भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो मैनी मेडिसिनल प्लांट्स आर ससेप्टेबल टू इंसेक्ट्स अटैक सच एज कैटरपिलर्स और रूट फीडिंग इंसेक्ट्स। यानी कि देखिए कुछ हमारे कैटरपिलर होते हैं और हमारा रूट फीडिंग मतलब कि देखिए मतलब जड़ खाने वाले कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं। तो ये सभी हमारे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इनके लिए हम लोग यहाँ पे पेस्टिसाइड्स, हमारे कीटनाशक का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर हम लोग करते ही हैं। और फिर देखिए हमारा फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई हमारे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि हमारा रूट या फिर रूट रॉट, ठीक है, यानी कि रूट रॉट मतलब कि वहाँ पे भी हमारी रूट डैमेज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ब्लाइट हो गया। देखिए ब्लाइट मतलब क्या होता है कि जैसे कभी कभी हमारा डिसकलरेशन हो जाता है, ठीक है। कुछ हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पे येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर वाइट हो जाते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी देखिए जेनेटिक्स एंड प्लांट वैरायटी की बात करें तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे भाई जैसे मान लीजिए चावल आपको पता है तो चावल की बहुत अलग अलग क्वालिटी होती है, ठीक है। कुछ जैसे हमारा बासमती राइस हो गया, ठीक है, नॉर्मल राइस हो गया,
तो भाई देखिए वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो सीड है, ठीक है, मतलब जो हमारा चावल की क्वालिटी है, ठीक है, वो भी अलग अलग होती है ना, तो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे सीड क्वालिटी की बात करें, द सिलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स और प्लांट मटेरियल कैन इन्फ्लुएंस द yield प्रोडक्शन। यानी कि देखिए भाई अगर जो हमारा सीड है वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, और नहीं अच्छी क्वालिटी का है तो हमारा कहाँ से ही अच्छा होगा। बाकी देखिए प्लांट वैरायटीज की बात करें, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेम मेडिसिनल प्लांट्स कैन हैव वैराइंग ग्रोथ रेट्स एंड लेवल्स ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि हमारा एक ही सेम मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, ए है, लेकिन उसकी दो वैरायटी है, एक है भाई 182, ठीक है, तो हो सकता है जो वन की जो हमारा वन के अंदर जो हमारा कह सकते हो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो ज़्यादा अच्छी हो, और हो सकता है टू के अंदर उतनी अच्छी ना हो। तो वो भी हमारा डिपेंड करता है, ठीक है, कि जैसे हमारा चावल है तो भाई बासमती राइस काफ़ी हमारा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा होता है, अच्छा लगता है ना, अलग अलग रहता है। और बाकी कुछ हमारे सस्ते चावल भी होते हैं जो कि हमारे सस्ते होते हैं तो वो उतना अच्छा खाने में नहीं लगते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है हमारे स्पेसीज पे। और उसके बाद देखिए एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक फैक्टर में सबसे पहला आता है एल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि कह सकते हो ऊंचाई, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई, वैसे तो हम लोग इसको बोलते हैं। बाकी देखिए इसको आप लोग सिंपली समझिए कि कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना जो थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों में ग्रो होते हैं, है ना, जिनको थोड़ा ऊंचाई चाहिए होती है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही जमीनी इलाके में ग्रो होते हैं। तो एल्टीट्यूड देखिए, एल्टीट्यूड का मतलब है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। तो एल्टीट्यूड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कल्टीवेशन। बाकी देखिए जैसे हमारा हम लोग बात करें हमारा टी चाय हो गया, ठीक है, यूकेलिप्टस हो गया, सिंकोना हो गया, तो ये सारे हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो कि हमारा कह सकते हो 100 से 1000 से 2000 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे ग्रो होते हैं, यानी कि इनको जो है समुद्र तल से लगभग इतनी ऊंचाई चाहिए होती है। बाकी देखिए कुछ हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे हमारा सिनेमन हो गया, कार्डमम हो गया, तो ये हमारा 500 से 1000 मीटर की, जबकि हमारा सेना की बात करें तो ये हमारा लगभग समुद्र तल पे यानी कि सी लेवल पे ही ग्रो होता है। तो सबके लिए हमारा एल्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी देखिए ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारा नमी कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाई जो भी हमारे प्लांट ग्रोथ होता है ना, तो अगर हमारा 50 से 80% ह्यूमिडिटी है, ठीक है, नमी है एटमॉस्फेयर में, तो हमारा प्लांट ग्रोथ के लिए जनरली वो अच्छी मानी जाती है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में, तो भाई देखिए भाई जो भी हमारा एयर क्वालिटी है, ठीक है, तो वो भी हमारा प्लांट हेल्थ को बहुत अच्छे से इफेक्ट कर सकती है। अगर हमारा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे भी क्या होगा, हमारा प्लांट जो है हो सकता है अच्छे से ग्रो ना हो, ठीक है, क्वालिटी हमारी मेडिसिनल प्लांट की हमारी अच्छी ना हो। और बाकी देखिए सॉइल कंटामिनेशन की बात करें तो मान लीजिए अगर हमारा जो भी हमारी मिट्टी है उसमें बहुत ही हैवी मेटल्स हैं या फिर केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा सेफ्टी और एफिकेसी को यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कल्टीवेशन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। अब हम लोग यहाँ पे बाकी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट हमारा आता है कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो यहाँ पे देखिए एक बार जब हमारा यहाँ पे कल्टीवेशन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, उनको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग मीन्स गैदरिंग यूजफुल पार्ट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि जैसे कोई मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा पौधा ही हमारे लिए जरूरी हो, ठीक है, हो सकता है कि उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो उसके लीव्स में हो सकता है उसके रूट्स में हो सकता है उसके फ्लावर्स में हो सकता है उसके सीड्स में हो, या फिर हो सकता है उसकी बार्क यानी कि हो सकता है उसकी छाल में हो, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो भी हमारे जैसे मान लीजिए तुलसी है, ठीक है, तो उसकी क्या भाई उसकी लीव्स ही तो हमारे लिए यूजफुल होती हैं, बाकी उसका जो हमारा स्टेम है वो सारा हमारा थोड़ी काम का होता है। और उसी तरीके से जैसे फ्लावर्स की बात करें तो कुछ हमारा लेवेंडर वगैरह हो गया, ठीक है, और जैसे मान लीजिए फ्रूट्स हमारा हो जाता है, जैसे आंवला हो गया, तो आंवला क्या होता है भाई, आंवला हमारा फ्रूट होता है, तो वही तो हमारे लिए यूजफुल होता है। तो इसी तरीके से जो भी हमारा मेडिसिनल प्लांट है उसका जो पार्ट हमारे लिए यूजफुल है हम लोग उसी की क्या करेंगे, उसी का कलेक्शन करेंगे, है ना, पूरे प्लांट का हमें काम नहीं होता है। आफ्टर द प्लांट हैव बीन ग्रोन एंड मैच्योर्ड। और देखिए ये सब हम लोग कब करते हैं, जब हमारा प्लांट यहाँ पे फुली डेवलप हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन मेड फ्रॉम दिस प्लांट्स। तो यहाँ पे देखिए भाई ये हमारा बहुत स्टेप इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा क्वालिटी वगैरह को अफेक्ट करता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो भी हमारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ना, तो उनको यहाँ पे कलेक्ट करने का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, जो भी हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं उन्हीं से तो हमें हमारी मेडिसिन मिलने वाली है, तो कलेक्शन का इंपॉर्टेंस तो है ही है। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें ना तो इनको सही समय पे कलेक्ट करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा लेट कर देते हैं, तो वहाँ पे जो भी हमारे केमिकल्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा प्लांट है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स ही होते हैं जो कि हमारे काम के होते हैं, जैसे अल्कलॉइड्स हो गया, टैनिन्स हो गए। तो देखिए ये हमारे ना ये एक स्पेसिफिक टाइम पे ही हमारे कह सकते हो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे उस टाइम से पहले या उस टाइम के बाद कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि इनका अमाउंट हमें यहाँ पे कम ही मिले। तो यहाँ पे ये भी चीज़ हमारा मतलब टाइम बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी देखिए प्लांट्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कलेक्टेड एट राइट ग्रोथ स्टेज। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि जब वो यहाँ पे राइट ग्रोथ स्टेज पे होते हैं तभी उनको कलेक्ट करना हमारा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बाकी देखिए प्रॉपर हैंडलिंग रिड्यूसेज द चांसेज ऑफ कंटामिनेशन बाय डर्ट, इंसेक्ट्स एंड माइक्रोब्स। अब यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग कलेक्ट करने के बाद उनको अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे डर्ट वगैरह से बचाते हैं, तो वो चीज़ हमारे यहाँ पे कह सकते हो कंटामिनेशन से हमारा बचा देती है, ठीक है, हमारे प्लांट्स को यहाँ पे रिड्यूस कर देती है।
बाकी देखिए केयरफुल कलेक्शन हेल्प प्रोटेक्ट्स प्लांट्स एंड इंश्योर दे ग्रो बैक प्रॉपरली। और यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे केयरफुली उनको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो भी प्लांट है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो जो है दोबारा भी अच्छे से ग्रो हो पाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंस हो जाती हैं, या फिर कह सकते हो क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान भी रखनी चाहिए कलेक्शन करते समय। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स हमें चाहिए होती हैं, कुछ की हमें फ्लावर्स चाहिए होते हैं, कुछ के हमें रूट्स चाहिए होते हैं, कुछ का फ्रूट्स चाहिए होता है, तो उन सभी को कलेक्ट करने का सही टाइम क्या होता है। तो देखिए अगर हम लोग लीव्स के केस में बात करें तो लीव्स को जब यहाँ पे वो फुली ग्रोन हो जाए, ठीक है, जब यहाँ पे वो देखिए फुली ग्रोन तो हो जाए, लेकिन तब भी यहाँ पे ऐसा ना हो कि फुली ग्रोन होने का मतलब है उनका कलर फेड हो गया, वो यहाँ पे ग्रीन होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। तो जब भी हमारी जो पत्तियाँ होती हैं वो हमारी पूरी तरीके से ग्रीन हो, फ्रेश हो, तब हमें यहाँ पे उनको यहाँ पे पेड़ से अलग करके कलेक्ट कर लेना चाहिए। अब फ्लावर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए फ्लावर्स को हमें तब कलेक्ट करना चाहिए जब यहाँ पे फुल ब्लूम स्टेज में हो। देखिए फुल ब्लूम का मतलब जैसे मान लीजिए गुलाब का जो फ्लावर होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है भाई, वो धीरे धीरे स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है कि वो पूरी तरीके से मतलब कह सकते हो ओपन नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, धीरे धीरे वो पूरा ओपन हो जाता है। तो जब वो पूरा ओपन हो चुका हो तभी हमें यहाँ पे उसको कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी देखिए ताकि हमें मैक्सिमम एरोमा मिल सके। मैक्सिमम एरोमा का मतलब है कि हमें उसके अंदर जो भी उसका एक फ्लेवर होता है, ठीक है, उसकी जो महक होती है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी मैक्सिमम हो। अब रूट्स एंड राइजोम्स की बात करें, देखिए रूट्स मतलब कि जो जड़ें होती हैं, और राइजोम्स मतलब कि जैसे हमारा जो जिंजर वगैरह हो गया, अदरक वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो हमारे राइजोम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हमें कब कलेक्ट करना चाहिए, डग अप एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन और व्हेन द प्लांट इज नॉट एक्टिवली ग्रोइंग। यानी कि देखिए इसको हमें तब देखिए डग अप का मतलब जैसे भाई रूट्स वगैरह होती है तो उन्हें हमें खोद के निकालना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो है गड्ढा वगैरह तब करना चाहिए जब यहाँ पे वो ग्रोइंग सीजन के एंड में हो, ठीक है, जब भी वो ग्रो होते हैं तो सीजन खत्म होने वाला हो तब हमें यहाँ पे उनको निकालना चाहिए, या तो यहाँ पे जब प्लांट यहाँ पे ऊपर से ग्रो करना बंद कर चुका हो तब हमें यहाँ पे उनको कलेक्ट करना चाहिए। बाकी फ्रूट्स एंड सीड्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए फ्रूट्स एंड सीड्स को हमें तब कलेक्ट करना चाहिए वो फुली तरीके से फुली राइप हों। फुली राइप का मतलब वो पूरी तरीके से पक चुके हों, जैसे हमारा आम वगैरह होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है भाई राइप होने पे वो येलो हो जाता है ना, और उसका टेस्ट यहाँ पे स्वीट हो जाता है, जबकि जब वो यहाँ पे राइप नहीं होता है, अनराइप्ड होता है, तो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, उसका टेस्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा खट्टा होता है। तो फुली राइप कंडीशन में ही हमें फ्रूट्स और सीड्स को कलेक्ट करना चाहिए। बार्क की बात करें तो देखिए बार्क मतलब जो हमारे पेड़ों की छालें होती हैं, तो वो हमें तब कलेक्ट करनी चाहिए जब यहाँ पे वो ईजिली सेपरेट हो जाएं। यानी कि देखिए बिल्कुल हम लोग यहाँ पे हाथ लगाएं और वो हमें तुरंत ही बहुत ही आराम से अलग से मिल जाए, तब हम लोग यहाँ पे उनको अलग करते हैं। अगर मान लीजिए वो जो छाल है वो आसानी से अलग नहीं हो रही तो हमें यहाँ पे उसको अलग नहीं करना चाहिए। तो ये सारे हमारे कह सकते हो राइट टाइम हो जाते हैं कल्टीवेशन कलेक्शन के। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टेक्निक्स फॉर कलेक्शन, यानी कि हमें क्या क्या तरीके हम लोग यहाँ पे अपना सकते हैं जब भी हमें यहाँ पे कलेक्शन करना हो, तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे टूल्स होते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारे टूल्स हैं, ठीक है, तो उनको हमें बिल्कुल क्लीन कंडीशन में हमें यूज़ करना चाहिए, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो कंटामिनेशन है, ठीक है, हमारी जो इम्प्योरिटी है, जो भी कह सकते हो हमारा कंटामिनेशन, उसको हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर सकें। बाकी देखिए अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट। देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे कलेक्शन कर रहे हो ना, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो सनलाइट है, ठीक है, वो बहुत ही डायरेक्ट हमें ना पड़े, ठीक है, जो भी हमारे कल्टीवेशन के टाइम भी इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सनलाइट में क्या होता है, कुछ केमिकल्स हमारे ब्रेक डाउन हो सकते हैं, तो उन चीज़ों से बचाने के लिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट को भी अवॉइड करना चाहिए। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम लोग यहाँ पे कलेक्शन कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कुछ फ्लावर्स हो गए, ठीक है, और कुछ हमारी पत्तियाँ वगैरह होती हैं, कुछ हमारे लिक्विड टेक्सचर होते हैं, तो उनको हमें बहुत ही जेंटली हैंडल करना चाहिए ना, उनको बहुत ही प्यार से हमें कलेक्ट करना चाहिए, ताकि जो भी नाजुक पार्ट्स होते हैं, ठीक है, नाजुक कुछ हमारे नाजुक हिस्से होते हैं, डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, उनको डैमेज ना हो। और उसके बाद देखिए सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि देखिए ईच पार्ट में नीड डिफरेंट ड्राइंग एंड स्टोरेज। जैसे कि मान लीजिए भाई कोई हमारा जैसे मान लीजिए लीव है, ठीक है, पत्तियां हैं, तो उनको डिफरेंट टाइप का स्टोरेज चाहिए, फ्लावर है तो उसको डिफरेंट टाइप का स्टोरेज चाहिए, तो सबको हम लोग यहाँ पे अलग अलग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्लावर्स है तो फ्लावर्स को अलग सेपरेट कलेक्ट करेंगे, फ्रूट है तो अलग करेंगे, रूट है तो अलग करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेपरेटली कलेक्ट करते हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स की बात करें जो कि हमारे कलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला हमारा राइट सीजन आ जाता है। ठीक है, राइट सीजन का मतलब है कि देखिए जैसे हमारा हर एक प्लांट के ग्रो होने का एक स्पेसिफिक सीजन होता है, ठीक है, तो जब उनका सीजन होता है तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना होता है ना, कि उनको हम लोग यहाँ पे उनके सही सीजन में ही ग्रो करें और सही सीजन में ही हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करें जब उनको कलेक्ट करना हो, ठीक है। जैसे द अमाउंट ऑफ एक्टिव केमिकल्स इन द प्लांट चेंजेस विद सीजन, यानी कि देखिए भाई हमारा जो एक्टिव केमिकल्स हैं उनका अमाउंट भी यहाँ पे चेंज होता रहता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए कि बिल्कुल हम लोग यहाँ पे सही समय पे उनको कलेक्ट करें जब भी उनके अंदर एक्टिव केमिकल्स यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन में हों। उसके बाद देखिए वेदर कंडीशन की बात करें,
तो यहाँ पे देखिए भाई जो भी हमारा जैसे मान लीजिए कभी अगर रेन हो रही हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो या फिर बहुत ज़्यादा नमी हो, तो उस टाइम यहाँ पे हमें जो है कलेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बारिश वगैरह में हम लोग यहाँ पे कलेक्शन करें, ठीक है, तो हो सकता है प्लांट हमारा डैम स्पॉइल हो जाए, है ना, ख़राब हो जाए। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए बहुत ही विंटर सीजन मतलब रेनी सीजन में कलेक्शन। टाइम ऑफ डे की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे जो अर्ली मॉर्निंग होती है या फिर कह सकते हो लेट इवनिंग होती है, ठीक है, तो ये दोनों हमारे बेस्ट टाइम होते हैं कलेक्शन के लिए लीव्स एंड फ्लावर्स के, ठीक है। अगर कोई लीव्स एंड फ्लावर्स है तो उसका कलेक्शन हमें यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग या तो बिल्कुल सुबह सुबह या तो जो है बिल्कुल शाम ख़त्म होने वाली हो तब हमें करना चाहिए, ताकि जो भी उनकी एसेंशियल ऑयल्स हैं उनके अंदर वो यहाँ पे इंटैक्ट मतलब कि उसके अंदर बचे रह सकें। नाउ स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए कलेक्टिंग टू अर्ली और टू लेट कैन रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स वैल्यू, यानी कि देखिए भाई सिंपल सी बात है कि जब भी हमारा जो प्लांट हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो अगर हमें उनको बहुत जल्दी कलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो भी चीज़ हमें चाहिए वो फुली ग्रो ही ना हुई हो, और हो सकता है अगर हम लोग बहुत लेट कलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो ग्रो होकर ख़त्म हो चुकी हो। तो हमें यहाँ पे वही चीज़ बार बार आ जा रही है कि हमें यहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पे कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कल्टीवेशन और उसके बाद हम लोगों ने देखा कलेक्शन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे कुछ और स्टेप्स को शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट आ जाता है ड्राइंग। तो ड्राइंग देखिए क्या होता है। अब ड्राइंग में हमारा यहाँ पे देखिए ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम क्रूड ड्रग्स लाइक लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स आफ्टर कलेक्शन टू प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड प्रिजर्व देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। यानी देखिए ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई हम लोगों ने पत्ती ली, ठीक है, हम लोगों ने कोई पत्ती कलेक्ट करी, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई हम लोगों ने रूट ली। अब देखिए जनरली क्या होता है ना, जनरली जो रूट्स वगैरह होती है ना तो ये हमारी थोड़ा वेट कंडीशन में होती हैं। और भाई देखिए जब भी कोई चीज़ वेट है तो उसके अंदर वेट होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर वाटर है। और देखिए वाटर क्या होता है ना, वाटर बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करता है हमारा बैक्टीरिया वगैरह को। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा वाटर बहुत ज़्यादा होगा ना तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्लांट वगैरह होता है उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसको ड्राई करते हैं, ठीक है, ताकि स्पॉइलेज यानी कि उसको खराब होने से बचाया जा सके और उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पे बचा सके। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड पोटेंसी। और देखिए इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो भाई ड्राई चीज़ हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है हमारा वेट के कंपेयर में। और उसके बाद देखिए द मेन एम ऑफ ड्राइंग इज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हम लोगों ने देखा ही। बाकी देखिए इट हेल्प्स टू, और देखिए भाई जब हम लोग यहाँ पे ड्राई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को कम करते हैं, जिसकी वजह से वेट भी कम हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्रूड ड्रग भी यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से भाई देखिए जब हमारा वेट और वॉल्यूम कम हो जाता है तो उसको स्टोर करना भी ईजी हो जाता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना भी ईजी हो जाता है। ड्रेसिंग की बात करें तो देखिए ड्रेसिंग यहाँ पे कुछ में हमें चाहिए होती है, सब में ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि देखिए ये हमारा प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा क्रूड ड्रग है उसको बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं और भी अच्छे से उसको पॉलिश वगैरह करके उसकी अपीयरेंस, क्वालिटी और यूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रेसिंग करते हैं। इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्ट्स एंड फॉरेन। अब देखिए इसमें जो भी हमारे कह सकते हो अनवांटेड पार्ट्स रह गए, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से रिमूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पत्ती है हमारी, ठीक है, तो पत्ती में मान लीजिए अगर ये हमारा जो है निकला हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा एक अनवांटेड पार्ट है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे रिमूव वगैरह कर देते हैं। बाकी देखिए इसका जो मेन गोल है, ठीक है, वो हमारा इंश्योर करना है कि जो भी हमारा ड्रग है वो हमारा क्लीन है, यूनिफॉर्म है और हमारा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रेडी है, ठीक है। और ये हमारी देखिए ये हमारी ड्रग की मार्केट वैल्यू और मेडिसिनल इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो अपीयरेंस है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो लोगों को अच्छी चीज़ें ही पसंद आती हैं ज़्यादातर, तो इसी वजह से यहाँ पर उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है ना। पैकेजिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई पैकेजिंग का मतलब ये है कि हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने अपनी दवा को कल्टीवेट किया, उसको कलेक्ट किया, ड्राई किया, ड्रेस किया। अब हम लोग यहाँ पे उसको पैक करेंगे, यहाँ पे हमारे जो भी सुटेबल कंटेनर्स वगैरह होंगे। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनक्लोजिंग, यानी कि इनक्लोज मतलब पैक करना, एंड प्रोटेक्टिंग। और भाई देखिए पैक हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे अपनी क्रूड ड्रग को बचा सकें आफ्टर ड्रेसिंग टू प्रिवेंट, ताकि हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा क्रूड है उसको डैमेज होने से बचा सकें, उसके अंदर कंटामिनेशन को बचा सकें, और यहाँ पे उसकी जो भी पोटेंसी है, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे बचा सकें स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में। पोटेंसी मतलब कि वो कितनी अच्छे से हमारी दवा यहाँ पे काम कर रही है उसको भी हम लोग यहाँ पे बचा सके, ठीक है। तो ये हमारा जो है कह सकते हो पैकेजिंग का मेन एम हो जाता है। बाकी देखिए द मेन एम ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रिवेंट क्रूड फ्रॉम मॉइस्चर, लाइट, एयर एंड पेस्ट विच कैन डिग्रेड देयर क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देखिए पैकेजिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि उसको मॉइस्चर से बचा सकें, लाइट से बचा सकें, एयर से, और जो भी हमारे पेस्ट होते हैं, ठीक है, हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सबसे हम लोग बचा सकें, ताकि हमारी जो क्वालिटी है वो हमारी ख़राब ना हो। और बाकी देखिए जो हमारी पैकेजिंग है इसकी वजह से क्या होता है भाई, ड्रग्स को हैंडल करना, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, रखना, उठाना, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे इजी हो जाती हैं ना। फाइनली देखिए जब हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली तो नेक्स्ट स्टेप माना जाता है स्टोरेज का। तो भाई देखिए अब स्टोरेज में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा पैकेज फ्रूट ड्रग है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से रखते हैं सुटेबल कंडीशन में, ताकि उनकी क्वालिटी, पोटेंसी और सेल्फ लाइफ यहाँ पे मेंटेन रह सके।
बाकी देखिए द मेन एम ऑफ स्टोरेज इज टू प्रोटेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, हीट, लाइट, इंसेक्ट एंड माइक्रोबियल कंटामिनेशन विच कैन डिग्रेड देयर मेडिसिन। तो भाई स्टोर भी हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे जैसे देखिए जब हम लोग यहाँ पे उनको अच्छी कंडीशन में स्टोर करेंगे तो उनको तो हम लोग यहाँ पे उनको जो है कह सकते हो लाइट वगैरह से, हीट से, जैसे भाई देखिए जहाँ लाइट ज़्यादा होगी तो हम लोग क्या करेंगे, स्टोर हम लोग यहाँ पे जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको हमें यहाँ पे डार्क प्लेस में स्टोर करना होता है। तो अगर देखिए कोई डार्क प्लेस में स्टोर करने वाली दवा है, उसको हम लोगों ने वो मान लीजिए किसी लाइटी प्लेस पे पड़ी है, तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे स्टोर करते समय इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई प्लेस में स्टोर करें, है ना, उसको हीट से बचाएं। तो ये सारे हमारे स्टोरेज जो होता है। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट जो है कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। देखिए प्रोसेसिंग के अंदर हमारे सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे प्रोसेसिंग के अंदर हमारा ड्राइंग भी आ गया, ड्रेसिंग भी आ गया, ठीक है, तो ये सारे हमारा, और पैकेजिंग भी आ गया, ठीक है, तो ये सारा हम प्रोसेसिंग आ जाता है। उसके बाद स्टोरेज, तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। अब देखिए प्लांट हार्मोन्स भी हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, तो देखिए जैसे आप लोगों को पता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है तो उसके अंदर भी हमारे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे भाई मेल की बात करें तो मेल में हमारा टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, सबसे मेजर मेल हार्मोन होता है, जो कि मेल्स के अंदर जो भी कह सकते हो उनके वाइट शोल्डर्स होते हैं, और मेल्स की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो कि उनको फीमेल से डिफ्रेंशिएट करती हैं, उनमें अपना मेजर रोल प्ले करता है। फीमेल्स में हमारा एस्ट्रोजन हो गया, और भी हमारे बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारी ह्यूमन बॉडी में भी कई सारे हार्मोन्स होते हैं। उसी तरीके से क्या होता है भाई, देखिए उसी तरीके से जो हमारा प्लांट है ना, तो इनके अंदर भी हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए प्लांट हार्मोन्स को हम लोग यहाँ पे फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और बहुत सारे अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। बाकी देखिए दीज हार्मोन्स कंट्रोल रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, यानी कि देखिए इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं तो उनसे हमारा प्लांट पे क्या इफेक्ट होता है, तो उसको भी यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद देखिए जो भी इंटरनल फंक्शन होते हैं, जैसे प्लांट के अंदर भाई जो प्लांट ग्रो होता है तो सेल डिवीजन प्लांट के अंदर भी होता है, इलॉन्गेशन हो गया प्लांट का जो बड़ा होना हो गया, ठीक है, फ्लावरिंग हो गया, प्लांट में जो भी फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हमारा प्लांट की अनफेवरेबल कंडीशन होती है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। तो इन सभी को कंट्रोल करने में प्लांट हार्मोन्स अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। बाकी देखिए जो हमारे प्लांट हार्मोन्स है ना, इनको हम लोग यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एक होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को यहाँ पे थोड़ा सा रोक देते हैं, स्लो कर देते हैं, या फिर इनहिबिट करने लगते हैं। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की बात करते हैं, इसके अंदर हमारे 3 हार्मोन्स आ जाते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स और गिबरेलिन्स, ठीक है। और सेकंड हमारा आ जाता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, जिसके अंदर हमारा एब्सिसिक एसिड और हमारा इथाइलिन आ जाता है। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ऑक्सिन्स के बारे में। अब ये हमारा एक बहुत ही मेजर प्लांट हार्मोन हो जाता है, ठीक है। और देखिए इसको यहाँ पे हमारा ग्रीक वर्ड होता है ऑक्सिन, यहाँ से ड्राइव किया गया, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लांट ग्रोथ में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। बाकी देखिए ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल हो गया, सिंथेटिक हो गया। देखिए नेचुरल का सिंपल सा मतलब है जो कि हमारे प्लांट के अंदर नेचुरली देखने को मिले। एग्जाम्पल हमारा हो गया इंडोल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। और सिंथेटिक मतलब कि जिनको हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियली लैब के अंदर बनाते हैं, जैसे हमारा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड हो गया। अब फंक्शंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई ये हमारा जो है कह सकते हो स्टेम एलोंगेशन, यानी कि जो हमारा तना होता है वो जैसे जैसे बढ़ता है तो उसको यहाँ पे जो है एलोंगेशन में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, सेल वॉल को लूज करके। और देखिए इसके अलावा ये रूट फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भी फ्रूट डेवलपमेंट होते हैं, और लीफ एब्सेशन, देखिए लीफ एब्सेशन मतलब कि जो भी हमारी पत्तियां हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे पत्तियां हमारी झड़ने लगती हैं, ठीक है। तो मतलब पत्तियां यहाँ पे जैसे कह सकते हो ओल्ड होने लगती है, ठीक है, मतलब खराब होने लगती है, तो उसको भी यहाँ पे रोकता है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें साइटोकाइनिन के बारे में, तो ये भी हमारा एक टाइप का प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि हमारा यहाँ पे प्यूरिन टाइप होता है, यानी इसके अंदर हमारा प्यूरिन बेस देखने को मिलता है। प्यूरिन, पिरिमिडिन हमारे न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं, आप लोगों को पता होगा, आई होप सो, ठीक है। तो ये भी हमारा प्यूरिन टाइप फाइटो हार्मोन्स होता है, इसके अंदर हमारे प्यूरिन रिंग देखने को मिलती है, और ये हमारा प्राइमरी जो है प्लांट की रूट्स में देखने को मिलता है। और बाकी देखिए ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइटो का मतलब हो गया सेल, और काइनिन का मतलब डिवीजन, यानी कि देखिए ये जो साइटोकाइनिन है ना, ये हमारे प्लांट की सेल डिवीजन में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जियाटिन हो गया, काइनेटिन हो गया, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो ये हमारा सेल डिवीजन प्रमोट करता है, ठीक है। और देखिए ऑक्सिन के साथ मिलके ये जो हमारा शूट, देखिए शूट मतलब कि जो हमारा पेड़ जो ऊपर से हमें दिखता है, ठीक है, जड़ वाला रूट वाला पार्ट छोड़ के जो भी पेड़ होता है जिसके अंदर हमें लीव्स, हमारा तना, जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग शूट बोलते हैं।
तो ये हमारा शूट की ग्रोथ को प्रमोट करने में, रूट डेवलपमेंट में, सब में रोल प्ले करता है हमारा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो हमारा लीफ का सेनेसेंस होता है, सेनेसेंस मतलब कि जो लीफ एजेड होने लगती हैं, ठीक है। जैसे लीफ क्या होता है भाई, लीफ हमारी जो भी पत्तियाँ होती हैं वो एक टाइम के बाद एज होकर गिर जाती हैं, तो उनकी एजिंग को भी थोड़ा सा डिले करने का काम करता है। ना नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा आ जाता है गिबरेलिंस, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है ये भी हमारा एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है, ठीक है, और ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है। और बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें ना, तो करंटली हम लोग यहाँ पे टोटल 136 गिबरेलिंस को जो है कह सकते हो डिस्कवर कर चुके हैं। अब देखिए ये सारे हमारे प्लांट्स में नहीं पाए जाते, कुछ हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं, कुछ हमारे फंजाई और बैक्टीरिया में भी देखने को मिलते हैं। बाकी देखिए ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यूज, या फिर जैसे ऑर्गन्स की बात करें तो फंजाई और बैक्टीरिया के टर्म्स में बोला गया है, ठीक है। और टिश्यूज की बात करें तो जैसे हमारा रूट्स हो गया, लीव्स हो गई, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, इन सभी जगह हमें देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा गिबरेलिक एसिड हो गया, जो कि हमारा GA3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक टाइप हो जाता है हमारे डिफरेंट गिबरेलिन्स में से। फंक्शंस की हम लोग बात करें तो ये हमारा स्टेम और लीफ इलोंगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इलोंगेशन मतलब उनको ग्रो, उनके बढ़ने में, है ना। उसके बाद देखिए ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। देखिए डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि जैसे भाई जो जो बीज है, ठीक है, तो बीज जैसे देखिए डॉर्मेंसी का मतलब सुप्त अवस्था बोला जाता है, ठीक है। डॉर्मेंसी मतलब जैसे मान लीजिए कोई सोया हुआ उसको आप लोग जगा रहे हो, है ना, उसको एक्टिव कर रहे हो, ठीक है, इनएक्टिव चीज़ को एक्टिव करना। तो जैसे जो सीड होता है ना, तो सीड स्टार्टिंग में भाई जब तक बाहर है तब तक वो इनएक्टिव है ना, जब हम लोग यहाँ पे उसको मिट्टी में दबाते हैं तो धीरे धीरे वो एक्टिव होता है। तो वो उसकी एक्टिवेशन में, सीड के एक्टिवेशन में, ठीक है, उसके जर्मिनेशन में, ठीक है, जर्मिनेशन मतलब जो अंकुरण होता है, ठीक है, जैसे उसको अंकुरित होने में हेल्प करता है ना। तो ये सभी में हमारा मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद देखिए कुछ हमारे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है, और उसके बाद फ्रूट ग्रोथ में भी एक रोल प्ले करता है। ना नेक्स्ट हमारा रहता है एब्सिसिक एसिड, जो कि हमारे टाइप का प्लांट ग्रोथ इनिबिटर होता है, और इसको हम लोग यहाँ पे ABA शॉर्ट फॉर्म में ABA के नाम से भी जानते हैं। और बाकी देखिए आप लोग थोड़ा समझिएगा कि एक हमारा होता है मेवलोनिक एसिड पाथवे, जिसको आप लोग को पढ़ना है 5th सेम में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है। तो उसी के अंदर हमारा ये एब्सिसिक एसिड देखने को मिलता है, जो कि एक टाइप का होता है सस्क्यू टर्पेनॉइड। अब देखिए इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, इसको डिटेल में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे। बाकी देखिए इट इज़ फाउंड इन मैच्योर लीव्स, रूट्स एंड डेवलपिंग सीड्स, यानी कि देखिए हमारा लीव्स होता है, रूट्स होता है, और जो भी सीड्स होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब फंक्शंस की बात करें तो देखिए जो भी पत्तियां हमारी धीरे धीरे फॉल होती हैं, ठीक है, गिरने लगती हैं पेड़ों से, ठीक है, जो पत्तियां हमारी झड़ती हैं पेड़ों से, तो उसमें वो हमारा जो है इसी एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो शूट ग्रोथ होती है, यानी कि जो पेड़ ऊपर जो ग्रो हो रहा होता है उसको भी इनिबिट करता है। उसके बाद देखिए हमारा जो स्टोमेटा होता है ना, तो स्टोमेटा की क्लोजिंग में भी ये हमारा यहाँ पे रोल प्ले करता है, ठीक है, मतलब ओपन स्टोमेटा को भी यहाँ पर हमारा ये क्लोज कर देता है। नाउ इथाइलिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इथाइलिन भी हमारा क्या होता है, एक टाइप का ग्रोथ इनिबिटर होता है। और बाकी देखिए हमारा वोलाटाइल नेचर का होता है, ठीक है, मतलब अगर ये एटमॉस्फेयर में रहे तो बहुत जल्दी इवापोरेट हो सकता है। और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, और हमारा गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाकी देखिए ये हमारा जो है कह सकते हो पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सीड, स्टेम, रूट, यानी राइपन फ्रूट्स में ये हमें देखने को मिलता है। और बाकी देखिए ये हमारा जो हमारा इथाइलिन है ना, इसको सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे गैने, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया था, ठीक है, कि हमारा जो प्लांट्स है उनके अंदर हमें इथाइलिन देखने को मिलता है। बाकी देखिए 1935 में क्रॉकर ने भी प्रपोज किया था कि हमारा जो फ्रूट की राइपनिंग है, ठीक है, जो भी हमारे फल हैं उनके पकने में हमारा इथाइलिन सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। फंक्शंस की बात करते हैं, देखिए ये हमारा फ्रूट्स राइपनिंग में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे भाई कभी कभी आप लोग को पता है कि जैसे अभी भी आपको पता है आम का सीज़न नहीं है, फिर भी आम हमारा जो है मार्केट में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब सीजन ना हो उससे पहले ही हमें जब फल देखने को मिल जाते हैं, तो उनको सीजन से पहले पकाने में क्या होता है, हम लोग आर्टिफिशियली इथाइलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि फलों को समय से पहले ही पकाने में, ठीक है। बाकी नेचुरली तो टाइम से फ्रूट राइपनिंग में अपना रोल प्ले करता ही है। और उसके बाद देखिए हमारा जो लीफ और फ्रूट का एब्सेशन है, ठीक है, जो भी हमारे पत्तियां यहाँ पे जो है कह सकते हो धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं, झड़ने लगती हैं, उसमें भी रोल प्ले करता है। उसके बाद देखिए हमारा कुछ स्पेसीज में ये फ्लावरिंग को भी स्टिमुलेट करता है। तो ये सारे हमारे प्लांट हार्मोन्स हो जाते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। ताकि नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पॉलीप्लॉइडी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्लांट हार्मोन्स को। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी के बारे में। देखिए पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, देखिए वैसे तो ये बहुत ही सिंपल टर्म है, इसको आप लोग बस सिंपली समझिए कि जैसे होता क्या है, जो हमारे प्लांट होते हैं ना, तो प्लांट्स के अंदर यहाँ पे जनरली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे जो है 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मली देखने को मिलते हैं हमारे प्लांट सेल्स में। लेकिन पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी में हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है ना, ये 2 से ज़्यादा बढ़ जाता है, 2 सेट से भी ज़्यादा हो जाता है। पॉलीप्लॉइडी इज ए कंडीशन इन विच प्लांट सेल्स हैव मोर देन 2 सेट्स। देखिए
2 सेट्स की बात की जा रही है। यानी जनरली क्या होता है, जनरली यहाँ पे 2 सेट्स होते हैं, 2-2 के, लेकिन इसमें क्या होता है पॉलीप्लॉइडी में हमारे 2-2 के 2 सेट से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी को अगर हम लोग देखें तो उसका मतलब होता है मैनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो पॉलीप्लॉइडी आर ऑर्गेनिज्म विथ मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। देखिए अब जनरली क्या होता है भाई, जनरली हमारा जो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है भाई, वो हमारे डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, मतलब कि उनके अंदर हमारे यहाँ पे कह सकते हो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम ही देखने को मिलते हैं, हैविंग 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन विच 1 पेयर इज इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। यानी कि देखिए भाई जो भी हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, तो एक फीमेल होता है एक मेल होता है, उन्हीं के कह सकते हो मतलब उन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारा यहाँ पे यूकैरियोट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए उसमें एक एक हमारे दोनों पेरेंट सेल से देखने को मिलता है, ठीक है, एक हमारा मेल से एक हमारा फीमेल से आता है। लेकिन देखिए बट इन केस ऑफ पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, अ सेल कंटेन्स मोर देन 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि देखिए पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, हमारी जो सेल है ना इसके अंदर 2 पेयर से भी ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर देखने को मिल जाते हैं। और बाकी देखिए जैसे देखिए पॉलीप्लॉइडी ना कोई बहुत ख़राब चीज़ नहीं है प्लांट्स के अंदर। पॉलीप्लॉइडी की वजह से क्या होता है कि जब हमारे दो नॉर्मल से ज़्यादा पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं तो प्लांट के अंदर हमें कुछ स्पेशल स्पेसीज देखने को मिल जाती हैं, यानी कि प्लांट की कुछ नई प्रजातियाँ हमारी डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। और वो प्रजातियाँ क्या होती हैं, जनरली यहाँ पे उनके अंदर हमें और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनकी मतलब प्लांट साइज बढ़ जाता है, ठीक है, और प्लांट एवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं। तो देखिए ये डिपेंड करता है, हो सकता है पॉलीप्लॉइडी हमारे लिए बहुत अच्छा ना भी हो, लेकिन जनरली ये हमारे लिए अच्छा भी हो जाता है क्योंकि इसमें हमारा प्लांट हमें न्यू प्लांट स्पीसीज देखने को मिलती है। तो देखिए इट इज़ अ सिग्निफिकेंट फिनोमेना इन प्लांट एवोल्यूशन कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी कि देखिए इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारी मतलब कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से जो है डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब सेम ही स्पीसीज है। जैसे भाई चावल की आप लोग को पता है चावल की कितनी स्पीसीज आती हैं, हमारा सामा मंसूरी हो गया, ठीक है, और हमारा बासमती राइस हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। तो उसमें मतलब कह सकते हो ये सारी चीज़ें भी हमें कह सकते हो पॉलीप्लॉइडी के वजह से ही देखने को मिलती है ना। लार्ज प्लांट साइज और इम्प्रूव्ड अडेप्टेबिलिटी। और यहाँ पे देखिए अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि जैसे हार्श कंडीशंस, मान लीजिए प्लांट जिस कंडीशन में ग्रो करे वो कंडीशंस ना भी हो तब भी यहाँ पे हमारा प्लांट सर्वाइव करने लगता है। अब देखिए टाइप्स की बात करें तो पॉलीप्लॉइडी हमारा यहाँ पे 2 टाइप का हो सकता है, एक हो गया ऑटोप्लॉइड पॉलीप्लॉइडी, एक हो गया एलो पॉलीप्लॉइडी। तो देखिए ऑटो पॉलीप्लॉइडी की बात करें ना तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमारे क्रोमोसोम नंबर है ना वो हमारे यहाँ पे डबल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा 2n था तो ये हमारा जो है डबल यानी कि 4n हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉर्मली था तो यहाँ पे हो सकता है ये हमारा जो है कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है, यानी ये 2n था तो ये हमारा डबल होके क्या हो गया 4n हो गया। तो ये हमारा ऑटो पॉलीप्लॉइडी हो जाता है, इसमें डबलिंग हो जाती है, ठीक है, डुप्लीकेशन हो जाता है। और एलो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, देखिए इट इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम सेट्स फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट स्पीसीज। यानी इसमें देखिए क्या होता है, जैसे ऑटो पॉलीप्लॉइडी में ये हमारा जो क्रोमोसोम नंबर डबल होता है ये सिंगल मतलब कि सेम स्पीसीज में ही होता है। लेकिन जो हमारा एलो पॉलीप्लॉइडी है इसमें हो सकता है कि जो हमारी स्पीसीज हो, ठीक है, मतलब कि जो क्रोमोसोम आ रहे हैं, ठीक है, तो एक आपको पता है एक हमारा दो हमारे पेरेंट सेल से आते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि जो दोनों पेरेंट सेल हैं, ठीक है, तो ऑटो में क्या होता है दोनों पेरेंट सेल सेम स्पीसीज की होती हैं, सिंगल स्पीसीज होती हैं। लेकिन जो एलो होता है इसमें हमारी 2 या 2 से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं, मतलब हो सकता है एक हमारा बिल्कुल डिफरेंट स्पीसीज का हो, एक हमारा डिफरेंट स्पीसीज का हो। तो ये हमारा हो जाता है एलो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी के, तो यहाँ पे देखिए इट प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स विच हेल्प्स इन बेटर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो भाई देखिए जैसे कि हमारे जो प्लांट है, ठीक है, तो धीरे धीरे प्लांट्स का भी एवोल्यूशन हो रहा है, जैसे ह्यूमंस का एवोल्यूशन टाइम के साथ हो रहा है उसी तरीके से हमारे नए नए प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये किस तरीके से यहाँ पे प्लांट्स का एवोल्यूशन होता है उसको समझने में भी हमारा ये पॉलीप्लॉइडी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, हेल्प करता है। उसके बाद देखिए भाई ये हमारे कुछ कह सकते हो बहुत ही लार्ज फ्रूट्स हो गए, ठीक है, सीड्स हो गए, ठीक है, तो उनके प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है क्योंकि हमारा यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है भाई, पॉलीप्लॉइडी में जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते हैं तो हमारा सेल साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बाकी देखिए ये हमारा जो है कुछ कह सकते हो सीडलेस फ्रूट वैराइटीज होती हैं, है ना, कि मतलब कह सकते हो कुछ हमारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ऐसे फल होते हैं जिनमें नॉर्मली तो सीड देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मली हमारी सीड्स होते हैं, लेकिन हो सकता है कि पॉलीप्लॉइडी की हेल्प से हम लोग यहाँ पे उनको सीडलेस बना सकें। क्योंकि देखिए सीड थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होते हैं, जैसे पपीता होता है, ठीक है, तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने कभी मतलब जो है घर में काट के खाया हो तो जो कुछ पपीते होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पपीते के अंदर सीड्स होते ही नहीं है। तो वो भी हमारा कह सकते हो एक पॉलीप्लॉइडी के रिजल्ट के थ्रू ही हो सकता है, ठीक है। मेकिंग देम मोर डिजायरेबल फॉर कंज्यूमर्स। यानी कि देखिए भाई सीड्स नहीं होने पे क्या होता है, सीड्स ना होने पे कंज्यूमर के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंस बढ़ जाती है ना, सुविधाजनक हो जाता है।
इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड। और बाकी देखिए भाई, जो भी हमारा मेडिसिनल प्लांट है तो उसके अंदर जो हमारा बायो एक्टिव कंपाउंड है उसकी कंसनट्रेशन भी बढ़ जाती है, और उसके बाद देखिए ये हमारा नई नई स्पीसीज के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो ये था हमारे यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं म्यूटेशन के बारे में। अब देखिए म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन मतलब कि यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो ये पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों आपस में कनेक्टेड टर्म ही हैं। और देखा जाए ना तो पॉलीप्लॉइडी और हाइब्रिडाइजेशन एक हिसाब से म्यूटेशन का ही टाइप होता है, ठीक है। तो म्यूटेशन का देखिए, म्यूटेशन का बेसिकली मतलब ही होता है जीन में कुछ चेंजेस आ जाना। जैसे आपको पता है कि आप लोगों ने बहुत सारी डिजीज़ पढ़ी होगी, तो उन डिजीज़ के पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखा था हम लोगों ने कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी जीन में कुछ जो है म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। उसी के रिजल्ट में हमें क्या होता है, उसी के रिजल्ट में हमें कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो ये म्यूटेशन का मतलब होता है जीन में चेंजेस हो जाना। तो बात करें हम लोग यहाँ पे म्यूटेशन के बारे में। देखिए म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन इज अ परमानेंट चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि देखिए जो हमारा डीएनए आरएनए होता है तो जब उसमें एक परमानेंट चेंज आ जाता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। बाकी देखिए इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से हमारी जो इंडिविजुअल जीन्स है, ठीक है, या फिर कह सकते हो एक लार्जर क्रोमोसोमल सेगमेंट हो गया, ठीक है, या फिर इंटायर जीनोम हो गया, तो ये सभी हमारी अफेक्ट हो सकते हैं म्यूटेशन के अंदर। और इसकी वजह से होता क्या है, जो भी प्लांट ट्रेट्स होते हैं, देखिए प्लांट ट्रेट्स का मतलब कि जो भी हमारा पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनकी कुछ स्पेशल खूबियाँ होती हैं, विशेषताएँ होती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर हमारा वेरिएशंस आ सकता है म्यूटेशन की वजह से। ना देखिए अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो देखिए इस टाइप्स को भी हम लोग यहाँ पे अलग अलग बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया बेस्ड ऑन दी इफेक्ट ऑन डीएनए सीक्वेंस, यानी कि देखिए जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है उस पर किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, यानी उसमें किस तरह का चेंज हो रहा है। अगर हम लोग उसके बेसिस पे बात करें तो उसके बेस पे हमारे दो टाइप के हो जाते हैं। पहला हो जाता है पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा हो जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, अ चेंज इन द सिंगल न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसमें होता क्या है, जैसे हमारा जो डीएनए है, ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि डीएनए हमारा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है, एडनोसिन, ग्वानोसिन। तो अगर मान लीजिए उसके अंदर सिर्फ एडनोसिन, ग्वानोसिन, इन सब के अंदर साइटोसिन, इन सब के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। अब देखिए ये कैसा हो सकता है कि इसमें वन न्यूक्लियोटाइड हमारा रिप्लेस कर दे अनदर को, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन की वजह से हो सकता है। इंजर्शन की मतलब एक कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ गया है, ठीक है, और डिलीशन मतलब कि इसमें कोई लॉस हो गया है एक न्यूक्लियोटाइड का। तो ये सभी चीज़ों की वजह से हमारा पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट में हमारा जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो डीएनए है, तो डीएनए से हमारा आरएनए बनता है और आरएनए से हमारा बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो आरएनए से प्रोटीन बनता है हमारा ट्रांसलेशन के थ्रू, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में देखिए हमारा क्या होता है, हमारी कुछ जीन्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि हमारा रीडिंग करती हैं, ठीक है, और हमारा प्रोटीन बनाती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारे उन न्यूक्लियोटाइड्स में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि या तो हमारा कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है या तो कोई डिलीट हो जाता है, कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड जो कि हमारा क्या करता है, जो कि हमारा कह सकते हो रीडिंग फ्रेम को ही अफेक्ट कर देता है, यानी कि वो हमारी कह सकते हो आरएनए से प्रोटीन बनाने के फॉर्मेशन को ही जो है चेंज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रोटीन बनता तो है लेकिन वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, यानी वो काम का नहीं रहता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑन क्रोमोसोम की। तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्रोमोसोम जो है कुछ इस टाइप से या फिर हो सकता है आप लोग को इस टाइप से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम होता है ना, तो इस क्रोमोसोम के सेगमेंट में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। जैसे देखिए ये जो क्रोमोसोम होता है, तो अगर हम लोग मान लीजिए सिर्फ इतने पार्ट को उठा के देखें ना, तो इसमें भी देखिए इस इतने पार्ट में भी हमारे क्रोमोसोम के बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये सेगमेंट हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। तो मान लीजिए अगर इस सेगमेंट में कोई चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेस पे अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए अगर हमारा जो है कोई क्रोमोसोम सेगमेंट डिलीट हो जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है और इसका इतना पार्ट डिलीट हो गया, ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर हमारा कोई चेंज हो सकता है आ जाए। हो सकता है डुप्लीकेशन, यानी कि देखिए जो हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो हो सकता है इसका सेगमेंट यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाए, ठीक है, हमारा एक डुप्लीकेट मतलब कि एक और क्रोमोसोम कॉपी हो जाए, है ना। इन्वर्जन की बात करें तो हो सकता है कि जो ओरिएंटेशन है वो इन्वर्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा जो है इस तरीके से था, ठीक है, कि ये हमारा कुछ इस तरीके से था, ठीक है, इस तरीके से, तो हो सकता है कि इन्वर्ट मतलब कि उल्टा हो जाए, है ना, कि ये वाला जो है कुछ इस तरीके से हो जाए, है ना, तो ये हमारा जो है ऐसा हो जाएगा। तो मतलब कि इन्वर्जन हो सकता है, तो ये उल्टा हो सकता है। और ट्रांसलोकेशन यानी कि देखिए एक सेगमेंट यहाँ पे जो है दूसरे सेगमेंट में मूव कर सकता है, ठीक है, यानी कि तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्रोमोसोमल सेगमेंट में हमारा चेंजेस की वजह से भी हमारा जो है म्यूटेशन हो सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए इसी के अंदर हमारा क्रोमोसोम सेगमेंट में ही हमारा पॉलीप्लॉइडी भी आ जाता है। भाई पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है वो हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो सकता है, चेंजेस इन द नंबर ऑफ इंटायर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, वो हमारा
2n से बढ़ के जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 3n 4n हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे जो है क्रोमोसोम सेगमेंट पे हो जाता है। और थर्ड हमारा आ जाता है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन हो किस वजह से रहा है। तो भाई देखिए, एक हमारा हो जाता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, यानी कि ये हमारा नेचुरली होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा डीएनए रेप्लिकेशन में कोई एरर आ जाता है, या फिर कह सकते हो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है। और एक होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। देखिए, इंड्यूस्ड का मतलब कि ये हम लोग खुद से कराते हैं। अब देखिए, म्यूटेशन की वजह से भी क्या होता है भाई, म्यूटेशन की वजह से भी हमारा जो नया प्लांट डेवलप होता है, ठीक है, तो वो हो सकता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे म्यूटेशन जो है कभी कभी हम लोग यहाँ पे खुद से भी कराते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, हम लोगों ने देखा कि पॉलीप्लॉइडी भी एक टाइप का म्यूटेशन का ही टाइप था। और इंड्यूस्ड म्यूटेशन में हम लोग यहाँ पे फिजिकल म्यूटेजेंस यानी यूवी रेडिएशन, एक्सरे का यूज़ कर सकते हैं। केमिकल म्यूटेशन जैसे कॉल्चिसिन हमारी ड्रग होती है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल एजेंट जैसे हमारे कुछ वायरसेज वगैरह का भी यूज़ करके हम लोग यहाँ पे म्यूटेशन करा सकते हैं। अब एप्लीकेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, म्यूटेशन की क्या एप्लीकेशन है, तो इसमें देखिए, इसमें हमारी कुछ नई प्रॉपर्टीज डेवलप हो सकती हैं, जो कि हो सकता है डिजीज रेजिस्टेंस हो। यानी मान लीजिए एक हमारा प्लांट था, ठीक है, और इसको मान लीजिए कि ये बहुत जल्दी कोई डिजीज हो जा रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसमें कुछ म्यूटेट, मतलब कि हमारे काम का था लेकिन इसके अंदर डिजीज हो जा रही थी, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा म्यूटेशन कराया इसके अंदर, और अब जो नया प्लांट डेवलप हुआ वो हमारा डिजीज रेजिस्टेंट हो गया, यानी इसके अंदर डिजीज नहीं हो रही थी, ठीक है। और इम्प्रूव्ड यील्ड, यानी कि जो हमारी फसल है हो सकता है वो भी हमारी अच्छी हो जाए, ठीक है। और इन्वायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी भी हमारी बढ़ जाए, यानी कि इन्वायरमेंट के प्रति हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से अडेप्ट कर सके उस इन्वायरमेंट में। और उसके बाद देखिए, इंड्यूस्ड म्यूटेशन आर यूज्ड टू डेवलप इंप्रूव क्रॉप वैराइटीज विथ डिजायरेबल ट्रेट्स। यानी कि देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग नई नई वैराइटीज डेवलप कराते हैं, और हम लोग यहाँ पे जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, भाई डिजायरेबल ट्रेट्स का मतलब जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती है वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद देखिए, ये हमारे साइंटिस्ट को जो है जीन फंक्शन की स्टडी करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद देखिए, इट कंट्रीब्यूट्स टू नेचुरल वेरिएशन अलाउिंग प्लांट्स टू अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट हमारा कंटिन्यू चेंज हुआ करता है तो उसमें हमारा अडेप्ट कर सके प्लांट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव कर सके, उसकी एडेप्टेबिलिटी भी हमारा डेवलप करता है म्यूटेशन। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे म्यूटेशन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन में हमारा फॉर्मेशन होता है एक हाइब्रिड का। और हाइब्रिड का मतलब होता है कि देखिए, इसमें होता क्या है बेसिकली, कि हमारे दो डिफरेंट प्लांट पेरेंट्स, यानी कि देखिए हमारी दो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज को, देखिए एक हमारा एक्स मान लीजिए कोई प्लांट स्पीसीज है, एक हमारा वाई प्लांट स्पीसीज है, तो इन दोनों को मिला के जब हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा नया प्लांट बनाते हैं जो कि हमारा बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसके अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है लेकिन इन दोनों से डिफरेंट होता है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज इन द प्लांट्स इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू डिफरेंट प्लांट वैराइटीज और स्पीसीज टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट विथ डिजायरेबल ट्रेट्स। यानी इसमें हम लोग या तो दो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज लेते हैं, या तो उनकी पूरी वैरायटी भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग करके जब यहाँ पे कोई नया प्लांट डेवलप करते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। द क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट इज नोन एज हाइब्रिड। और यहाँ पे देखिए, जब दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हम लोग यहाँ पे क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो हमारा जो नया बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। दिस प्रोसेस हेल्प क्रिएट प्लांट्स दैट आर स्ट्रॉन्गर, मोर प्रोडक्टिव, डिजीज रेजिस्टेंट और बेटर सूटेड फॉर स्पेसिफिक। यानी कि देखिए, इसको भी हम लोग क्यों करते हैं भाई, ताकि हमारा जो ऐसा प्लांट हम लोग जो है डेवलप कर सकें जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो, जिसके अंदर डिजीज इजिली डेवलप ना हो, और हमारा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए बेटर सूटेबल हो, ठीक है। तो ऐसा प्लांट हम लोग यहाँ पे इसमें डेवलप करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ना प्रोसीजर की बात करें तो देखिए, इसके हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं पेरेंट प्लांट्स का, फिर पॉलिनेशन कराते हैं, सीड फॉर्मेशन, ग्रोथ, तो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हो जाता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट्स। अब देखिए भाई, हमें अगर कोई हाइब्रिड प्लांट बनाना है तो हमें यहाँ पे पहले तो पेरेंट प्लांट ढूंढने होंगे। अब पेरेंट में देखिए, एक हमारा मेल होगा, ठीक है, एक हमारा मेल प्लांट होगा, एक हमारा फीमेल प्लांट होगा। तो मेल हम लोग यहाँ पे अलग लेंगे, फीमेल हम लोग यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज का लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे। अब यहाँ पे देखिए भाई, हम लोग ऐसा ढूंढेंगे कि मान लीजिए कुछ हमें ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो कि मेल वाले के अंदर होगी, कुछ हमें ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो कि फीमेल वाले के अंदर होगी, ठीक है। तो इन दोनों को ही हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ढूंढेंगे कि दोनों के अंदर हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हो, ताकि जो नया बने उसके अंदर इन दोनों के हमारी गुण आ जाए, है ना। और हम लोग उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पॉलिनेशन। अब देखिए, पॉलिनेशन में होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे पॉलेंस, यानी कि देखिए पॉलेंस को आप लोग ऐसे समझिए, जैसे भाई रिप्रोडक्शन, जैसे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो मेल का स्पर्म होता है, ठीक है, जो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल के जो एग होते हैं, ठीक है, तो स्पर्म और जो हमारा ओवम होता है या फिर एग होता है, ठीक है, स्पर्म और ओवम होता है, ठीक है, यही दोनों मिलके क्या बनते हैं, यही दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं। तो उसी तरीके से देखिए, जो हमारा प्लांट होते हैं ना, तो प्लांट में हमारा स्पर्म और ओवम को हम लोग यहाँ पे पॉलेंस बोल देते हैं, पॉलन, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे पॉलन होते हैं, यानी कि एक प्लांट के पॉलन को हम लोग यहाँ पे दूसरे प्लांट के पॉलन फ्लावर में जो है कह सकते हो ट्रांसफर करते हैं। यानी कि देखिए मान लीजिए ये हमारा फीमेल प्लांट है, ठीक है, और इस फीमेल प्लांट का जो फ्लावर है, ठीक है, तो इस फ्लावर में ही हमारा क्या होता है, इस फ्लावर में ही हमारा रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारा मेल प्लांट का पॉलन होता है उसको हम लोग यहाँ पे इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर देखिए, अब ये ट्रांसफर हो सकता है नेचुरली भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरली कैसे हो सकता है, जैसे कभी कभी कुछ मधुमक्खियाँ बीज वगैरह होती हैं, वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाती हैं तो उनका जो है कुछ पार्ट भी अपने साथ लेके चली जाती है। तो नेचुरली भी हो सकता है और यहाँ पे प्लांट और ब्रीडर्स के द्वारा भी हो सकता है, यानी कि हम लोग खुद से भी करा सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में खुद से ही सारी चीज़ें कराते हैं। अब देखिए जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारा क्या होता है भाई, हमारा एक फर्टिलाइजेशन स्टेप होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हमारा एक सीड बनता है, ठीक है, और इस सीड में क्या होता है, इस सीड में हमारी दोनों पेरेंट प्लांट की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। अब भाई हमें सीड मिल चुका है, तो सीड मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इस सीड को हम लोग यहाँ पे प्लांट करेंगे और इसको यहाँ पे न्यू प्लांट में डेवलप कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा भाई, डेवलप कराने के बाद भी देखिए, डेवलप कराने के बाद भी हम लोग ऐसा नहीं होगा कि एक ही डेवलप कराएंगे, बहुत सारे डेवलप कराएंगे और उसमें से भी जो हमारा बेस्ट होगा उसको हम लोग यहाँ पे फर्दर जो है कल्टीवेशन के लिए सेलेक्ट करेंगे ना। अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए टाइप्स हमारा जैसे एक हो गया इंटर स्पेसिफिक, यानी इसमें देखिए इसमें दो डिफरेंट स्पेसीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, मतलब कि इसमें स्पेसीज ही चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए वीट और राई का हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन कराएं, ठीक है, तो हमारा ट्राइडिकेल बन जाता है। तो ये हमारा स्पेसीज ही डिफरेंट हो जाती हैं। और इंटर वराइटल की बात करें तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि स्पेसीज सेम रहती हैं लेकिन वैरायटी चेंज हो जाती है, ठीक है, जैसे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस हो गया। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ इसमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो एडवांस टेक्निक जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे तो आप लोग ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फाइनली अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। देखिए सिंपल सा मतलब है, कंजर्वेशन का मतलब हमारा बचाना। तो देखिए भाई कुछ कुछ हमारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन क्या है कि उनकी कह सकते हो स्पीसीज को आज के दिन में जो है थोड़ा सा खतरा हो चुका है, ठीक है, या फिर कह सकते हो वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे। तो कैसे हमें उनको बचा सकते हैं, कैसे हम उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसी को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग प्रोडक्ट करते हैं और सस्टेनेबल यूज करते हैं, ठीक है, हमारे ऐसे प्लांट स्पीसीज का जिसके अंदर हमारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। और बाकी देखिए ये हमारा जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारी जो मेडिसिन हैं वो हमारे यहाँ पे बनी रह सकें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भाई हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज के दिन में इतनी ओवर हार्वेस्टिंग, यानी कि हम लोग इतना जंगलों को इतना काट रहे हैं कि हमारे सारे पेड़ पौधे भी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन करते हैं। अब देखिए कंजर्वेशन हम लोग क्यों करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई। देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, तो उनको बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा एक बायोडाइवर्सिटी होता है, ठीक है, जैसे डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं, तो वो भी हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। तो उसको भी हमें बचाना चाहिए कि हर एक प्लांट की डिफरेंट वैराइटीज़ को हमें बचाना चाहिए। उसके बाद देखिए सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूजेज, यानी कि देखिए हम लोग यहाँ पे भाई देखिए कंजर्वेशन का मतलब है कि कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें पेड़ पौधे बचाने हैं, बल्कि कंजर्वेशन का मतलब ये भी है कि पेड़ पौधों के लिए जो भी ज़रूरी एटमॉस्फेयर है हमें उसको भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और हमें उतनी ही चीज़ें यूज करनी है जितनी हमारे लिए ज़रूरी हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे अननेसेसरी कटिंग किए जा रहे हैं, ठीक है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए जो हमारी प्रजाति ही विलुप्त हो जा रही है। तो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी की, तो देखिए बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि इन्हीं मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, इन्हीं मेडिसिनल प्लांट्स पर डिपेंड होती हैं, यानी कि इन्हीं को बेच के वो अपना खर्चा चलाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमारा काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इनको बचाना। अब देखिए मेथड्स की बात करें तो इसके हमारे 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है इन सितु, एक होता है एक्स सितु। तो देखिए इन सितु की बात करें तो देखिए इन सितु का मतलब ही होता है ऑन साइट या फिर इन इट्स नेचुरल प्लेस। तो देखिए इन सितु में हम लोग करते क्या है कि जो भी हमारा प्लांट होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट में ही प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि देखिए जहाँ वो ग्रो हो रहा होता है, ठीक है, हम लोग उस एरिया को ही थोड़ा सा कह सकते हो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, बाकी उसमें हम लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। मतलब इसमें ऐसा समझिए कि मान लीजिए एक हमारा प्लांट है, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा किसी फॉरेस्ट में, जंगल में ग्रो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे उस जंगल को बचाने का काम करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि इस प्लांट को हम लोगों ने उठा के अलग से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। प्लांट जहाँ ग्रो हो रहा था वहीं होगा, लेकिन जो उसके आसपास का एरिया होगा हम लोग उस एरिया को बचाने का काम करेंगे, ठीक है। दिस मेथड अलाउ स्पीसीज टू लिव एंड इवॉल्व इन देयर इन नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग यही करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो एरिया होता है उनको उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। जैसे हमारे कुछ नेशनल पार्क्स हो गए, तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारा एरिया क्या होता है, इसमें हमारा एरिया में ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारा डिफॉरेस्टेशन और अदर ट्रेड से प्रोटेक्ट होते हैं।
और बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करते तो ये भी हमारे कुछ ऐसे लार्ज एरिया होते हैं जहाँ पे हमारा जो प्लांट वगैरह है, ठीक है, उनको यहाँ पे बचाया जाता है और उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा कराया जाता है। नाउ एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, स्पेसीज जो होती हैं वो कंटिन्यू इवॉल्व होती रहती हैं, ठीक है, मतलब कि वो जो है नेचुरली यहाँ पे कह सकते हो बढ़ती रहती हैं। उसके बाद देखिए भाई, ये हमारा बायोडाइवर्सिटी को भी बचाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो नेचुरली अपने स्पेस में ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि उसके अंदर म्यूटेशन वगैरह हो तो बायोडाइवर्सिटी भी हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये इंटरडिपेंडेंट स्पेसीज को भी इंक्लूड करता है। और उसके बाद देखिए ये हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमारा होता है एक्स सितु। देखिए एक्स सितु में हम लोग करते क्या है, एक्स सितु का मतलब होता है ऑफ साइड या फिर आउटसाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी देखिए एक्स सितु में हम लोग यहाँ पे ऐसे प्लांट्स को जो है क्या करते हैं कि प्लांट्स को हम लोग यहाँ पे उनके नेचुरल स्पेस से हटा के, ठीक है, और उनको यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। और देखिए एक्स सितु हम लोग तब करते हैं जो हमारी प्लांट स्पीसीज है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरे में है। यानी कि देखिए it is the process of protecting species by removing them from their natural habitats and placing them in controlled environment। यानी देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे जो प्लांट है उसको उनके नेचुरल स्पेस से हटा के और एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट यानी कि एक ऐसे एरिया में जाके रखते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग हो, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स हो, उनके अकॉर्डिंग जो भी उनको ग्रो करने के लिए चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो। और देखिए ये हम लोग कब करते हैं, ये हम लोग तब करते हैं जब हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा हो चुका होता है कि उसमें जो हमारा प्लांट जिसको हम लोग बचा रहे हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है। मतलब मान लीजिए ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, अब ये हमारा जो है कह सकते हो आसपास जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है ना वो इसके लिए इतना हार्मफुल हो चुका है कि इस नेचुरल एटमॉस्फेयर में ये हमारा विलुप्त होता जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम लोगों ने इसको जो है कह सकते हो कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बाहर से नहीं प्रोवाइड किया जो कि इसके लिए फेवरेबल हो तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा, गायब ही हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में प्लांट को हम लोग जो है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो कराते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन स्पीसीज आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। यानी कि ये हम लोग तब कराते हैं जब हमारा प्रजाति बिल्कुल विलुप्त होने वाली होती है। अब इसके लिए देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे कुछ बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं जहाँ पे हम लोग इंडेंजर्ड प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ हमारे सीड बैंक और जीन बैंक से होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे सीड्स और जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं और यहाँ पे फ्यूचर में जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम लोग यहाँ पे उनको यूज़ कर लेते हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं हमारा स्पीसीज को जो है बचाता है जो कि हमारा विलुप्त होने वाली होती हैं। और उसके बाद देखिए ये हमारा ब्रीडिंग और पॉपुलेशन को बढ़ाने में भी हेल्प करता है जो कि हमारी इंडेंजर्ड यानी कि ऐसी स्पीसीज जिनको खतरा है उनको बचाने में हमारा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट यूनिट 2। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम लोग यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।